मुझे यहाँ से एक बड़ा प्यारा नाम दिखाई देता है, उस नाम को आप भी देखो और मैं भी देख रहा हूँ। वो नाम है वीर अब्दुल हमीद। ये इनके सामने वीर कैसे लगा? मुझे आप इस बात का जवाब दो, इनके सामने वीर कैसे लगा? क्या ये घर बैठे वीर लग गया क्या? या इसकी कुर्बानी की कीमत चुकानी पड़ी? इस वीर की कीमत चुकानी पड़ी वीर अब्दुल हमीद को, या घर बैठे ये वीर लग गया? आप मुझे बताओ। अगर ये आप ये मानते हो कि अगर बहादुरी दिखानी है तो कीमत चुकानी पड़ती है, तो बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि लड़ाई तो मैं पूरे देश में लड़ रहा हूं, कोई ऐसी घटना नहीं। पिछले 5 साल की आप एक घटना उठा के देखो और मुझे बताओ कि जहां किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो और सब लोग चुप हो, आपका भाई भी चुप हो, कोई एक घटना मुझे बताओ। आप बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हजारों की संख्या में, कोई एक शख्स खड़ा होकर बताए कि पिछले 5-6 साल में जब से मैंने मोर्चा लिया है, जब से मैंने अभियान की है, कोई एक मसला आप बताओ कि आपके ऊपर जुल्म हुआ हो और मैंने सरकार से डर के अपना मुंह सिल लिया हो। मैं आपका वो नेता नहीं हूं जिसको आपने वोट देके ताकतवर बनाया, जिसको आपने इतना ताकतवर बनाया कि वो अपनी कलम से फैसले कर सके। मैं तो आपका भाई हूं। मैंने समय समय पर लड़ाई लड़ी, मैंने कभी आपसे कोई शिकवा नहीं किया। आज भी यामीन भाई की वजह से मौका मिला कि मैं यहां गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप ये देख रहे हैं कि कोई लड़ रहा है तो उसका हौसला बढ़ाओ। अगर आप लोग हौसला नहीं बढ़ाओगे तो आप ये बताओ कि इस लोकतंत्र में उसकी ताकत कैसे बढ़ेगी? जब आपकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। सरकार झूठे मुकदमे लगाती है, सरकार जेल भेजती है, सरकार तमाम तरह से बुलडोजर और तमाम तरह की चीजें हमारे कार्यकर्ताओं के सामने खड़ी करती है। उस समय आप ही हमारे संरक्षक, आप ही हमारे रक्षक होते हैं। यहाँ जाटव समाज के लोग आए, आप उनके लिए परेशान हो सकते हो कि वो वोट करेंगे नहीं करेंगे। चुनाव समीकरण पे जीता जाता है। एक धर्म, एक मजहब, एक जाति से कोई नहीं जीतता। उनकी ताकत और आपकी ताकत अगर मिल जाएगी तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको, यामीन भाई को यहाँ कोई नहीं हरा पाएगा अगर आपकी ताकत मुस्तहिद रही। देखो, मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता हूं, मैंने सीखा नहीं है, मुझे सिखाया नहीं गया कि मैं किसी को बुरा कहूं। मैं बस ये कहना चाहता हूं, अगर आप मानते हो कि डासना में सब कुछ अच्छा, यहाँ की सड़क, यहाँ की स्ट्रीट लाइट, यहाँ की पानी की व्यवस्था, यहाँ की नाली की व्यवस्था, यहाँ की सफाई की व्यवस्था, यहाँ आपके लिए पढ़ने के लिए छोटे छोटे स्कूल, आपके इलाजों के लिए अच्छे हॉस्पिटल, तमाम तरह के टैक्स से अगर आपको निजात मिल रही है तो फिर आप यामीन को मत सुनना। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये सब आपके लिए हो तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे आपने दूसरे लोगों को मौका दिया, आप यामीन को भी मौका दो। अगर आप भाई यामीन को मौका दोगे तो जो मेरे दिल में है कराने की इच्छा कि हर एक बस्ती में एक अच्छा स्कूल खुले, लोग, आप गरीबों के बच्चों को वहां पढ़ने का अधिकार मिले और पढ़ लिख के वो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने, इस प्रदेश और देश में अपने हक अधिकारों को ले और उनके जरिए अपना योगदान इस देश की तरक्की में दे। गुलजार यहाँ बोल रहे थे कि ये मुल्क हमारा है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई आपको यहाँ से भेज भी नहीं सकता है। ये सच है, ये सच है कि कभी कभी अच्छे अच्छे मौसम में भी काले बादल छा जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा है इस देश में। इससे बड़े बड़े तूफान देखे, जब अंग्रेज आए, जब बूट की नोकों पे, घोड़ों की बटों पे, जब ये यहाँ गरीबों को लूटा खसोटा और उनके साथ अन्याय होता था, इस देश में वो भी देखा। और मेरे सामने जो कौम बैठी है वो तो जानती है कि देश में रेशमी रुमाल तहरीक में चली, आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। अगर आप याद करोगे तो रेशमी रुमाल तहरीक चली और शामली का तोपखाना लूटा गया और शामली से लेकर दिल्ली तक जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी उनको कीमत चुकानी पड़ी। मैं तो ये भी जानता हूं कि इतिहास में लिखा गया है कि जब
फिरौन पैदा होते हैं तो हजरत मूसा भी पैदा होते हैं। जब हम उस समय नहीं डरे तो हम आज क्या डरे? आज तो चंद मुट्ठीभर लोग हैं और वो उनकी कोई जाति धर्म नहीं है, वो तो बांटने वाले लोग हैं, उनको ये पता है। अगर आप उनसे पूछो महंगाई पे तो जवाब नहीं है, अगर आप पूछो बेरोजगारी पे तो जवाब नहीं है, आप पूछो किसानों की आय पे तो जवाब नहीं है, आप पूछो न्याय पे तो जवाब नहीं है, आप पूछो भाईचारे पे तो जवाब नहीं। एक ही एजेंडा, नफरत, नफरत। और मैं ये मानता हूं कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम नफरत का जवाब भी प्यार से देंगे। आप ये जानते हो कि मैंने बिना एमपी एमएलए रहे, बिना किसी और ताकत के, आपकी ताकत से, क्योंकि ये जमहूरियत है, जिसके साथ सर होते हैं वो ताकतवर होता है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े हैं चट्टान की तरह। मैंने दिल्ली के बादशाह को भी समय समय पर झुकाने का काम किया है। 2 अप्रैल का आंदोलन इस बात की गवाही है, 2 अप्रैल का आंदोलन इस बात की गवाही है कि हमने केंद्र की सरकार को भी झुकाया, हमने सुप्रीम कोर्ट को भी झुकाया। आप बेहतर जानते हैं, हमने दिल्ली में जाकर जवाब दिया। जिस दिन आप मेरे ऊपर भरोसा करोगे, ना जाने कौन सा दौर वो आए कि मैं ऐसा क्या करके दिखाऊं कि आपको मेरे ऊपर भरोसा हो। देखो, ये भरोसे का खेल है। आप ये जानो, जिनको वोट देते हो उनका अधिकार बैठता है। मैंने कहा वोट करोड़ों रुपए से महंगी है, उनका अधिकार बैठता है कि वो आपकी लड़ाई लड़े। एक लड़ाई बताओ जिसमें मैं पीछे हूं और वो आगे हूं। सिर्फ ट्वीट करना या टीवी पे स्टेटमेंट दे देना है तो बहुत आसान काम है। कई लड़ाई इन्होंने आपको गिनाई, मैं लड़ाई को नहीं गिनाना चाहता। मेरे जख्म गहरे होंगे, मेरे जख्म हरे होंगे, मैं उनको नहीं गिनाना चाहता। मगर आप ये बताओ, जो आपके लिए दिल से लड़ेगा आप उससे दूरी बनाओगे, जो सिर्फ मुंह से बात करेगा आप उसके साथ खड़े हो जाओगे। ऐसे में आपके लिए लड़ेगा कौन? करूं? आप खुद से सवाल करो। अगर आप कोई रोजगार करते हो या किसी के यहाँ काम करते हो, कोई मेहनत मजदूरी करते हो और आपका मेहनताना आपको ना मिले, आपको कैसा लगेगा बताओ? अच्छा लगेगा या बुरा? आप ईमानदारी से मेहनत करो और आपका मेहनताना कोई और ले जाए, आपको कैसा लगेगा बताओ? मैं ईमानदारी से काम करता हूं, मेरा मेहनताना आप दूसरों को देते हो, मेरे तरफ नहीं देखना चाहते, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, ये एमपी एमएलए का चुनाव नहीं है, मेरे बाद भी बहुत लोग आएंगे। मैं आपसे कहने के लिए आया, ये डासना दिल्ली का बॉर्डर, डासना के लोग सिर्फ जेल की वजह से जानते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर डासना के लोगों ने मेरा साथ और मुझे इज्जत दी, जमीन के हाथों को मजबूत किया, तो डासना को लोग पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विकसित नगर पालिका के नाम से जानेंगे। मैं अपनी बहनों माओं से भी कहना चाहता हूं कि हाँ, तगड़ा बहुत इलाज कर दिया ना सबका। आपका प्यार और आशीर्वाद मैंने कही तख्ता पलट कर देगा। देखो, आप पढ़े लिखे लोग हो, तालीम लिए लोग हो, देश का एक प्रदेश मणिपुर आज चल रहा है, अगर आपने देखा, बताओ चल रहा है नहीं चल रहा है? देश के प्राइम मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारी थी कि वो जाके कर्नाटक में प्रचार करे या मणिपुर की स्थिति को संभाले? आप बताओ। वो कर्नाटक में जाके प्रचार कर रहे हैं और मणिपुर जल रहा है, वो फूल फेंक रहे हैं और वहां खून से होली खेली जा रही है। ये बात मैं जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि अगर वाकई में ही बादशाह जिम्मेदार होता, बादशाह अगर नैतिक होता, वो अपनी जिम्मेदारी को समझता, तो मणिपुर नहीं जल रहा होता, लोगों के घर नहीं उजड़ रहे होते। इनको उजाड़ने में मजा आता है, हमको बसाने में मजा आता है। ये उजाड़ने का काम करेंगे, हम बसाने का काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यामीन की एक कमी हो सकती है कि ये ज्यादा बेईमान ना हो, या हो सकता है बिल्कुल बेईमान ना हो, लेकिन ये बात सच है। मैंने जब इससे पूछा, मैं पूछता रहता हूं कि तुम करोगे क्या,
तो इसने कहा ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दे रखा है, मैं लूटने खसोटने के लिए चुनाव लड़ने नहीं आया। मैं आपकी पार्टी से इसलिए चुनाव लड़ने के लिए आया कि आपके जरिए मैं जो यहाँ काम कराना चाहता हूँ, मुझे मुकम्मल जो है आयाम मिल जाएगा अगर इन लोगों ने आपकी बात मान के और मेरी मेहनत पे वोट देने का काम किया। मैं आपसे ये कहता हूँ, एक चुनाव निशान हमारा अगर यहाँ होगा, जरा मुझे दिखा दो एक बार, क्या यहाँ है? ये उधर देखो जरा एक बार गौर से। पहले बताओ हमारा चुनाव निशान क्या है? अच्छा, ये आपको ऐसा नहीं लगता जैसा अलादीन का चिराग हो? जरा गौर से देख के बताओ बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों, कुछ ऐसा नहीं जैसा अलादीन का चिराग हो? जब अलादीन के चिराग को ऐसे खिंचा जाता था, क्या निकलता था उसमें से? और वो जिन क्या कहता था? मैं बताता हूँ क्या कहता था। वो कहता था, क्या हुक्म मेरे आका, यही कहता था ना। और फिर वो आपके सारे काम करता था ना। इस केतली को आप वोट से भर देना और फिर इसमें से जिन नहीं निकलेगा। क्या तो यामीन मुखिया निकलेगा या चंद्रशेखर आजाद निकलेगा? लेकिन कहेगा वही कि क्या हुक्म मेरे आका। ठीक है, मैं आपका वो नेता नहीं जो चुनाव के बाद आपको दिखाई ना दूं। जहां मेरी जरूरत होगी मैं आपको सबसे पहले खड़ा दिखाई दूंगा। इसी बात के साथ मैं यहाँ आया। मैं आपसे एक और दर्द बयां करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत देंगे तो, क्योंकि समय बहुत हो गया। नहीं, सब लोग हाथ उठाएंगे तभी मानूंगा मैं। नहीं, बीच में एक ये हरी शर्ट वाले बैठ के हाथ नहीं उठा रहे हैं वहां। अच्छा ठीक है, उठा लिया है, ठीक है। देखो मेरी नजर बड़ी पार की है। पार की इसलिए है क्योंकि मैं सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हूं, मैं संघर्ष करके आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं पहली बार जेल में गया लंबे समय के लिए, 16 महीने मैंने जेल काटा। एक लंबा समय होता है 16 महीने। और वो जेल मैंने इसलिए नहीं काटी किसने मेरा कुछ लूट लिया। वो जेल मैंने इसलिए काटी कि जिनसे मैंने वादा कर लिया था कि अगर आपकी तरफ आंख उठेगी तो उसका जवाब चंद्रशेखर आजाद देगा, इसलिए मैंने वो जेल काटी। 500 से ज्यादा दिन होते हैं मैंने कभी सरकार के आगे घुटने नहीं टेके। मेरे ऊपर रासुका लगा दी जब मेरी बेल हुई। मैंने एक बार ऊपर नहीं कहा। जब मैं रासुका के बाद पहली बार कोर्ट में आया, मुझसे पूछा कैसा लग रहा है, तो मैंने कहा कि मुझे गुलाम भारत के वो दिन याद आ रहे हैं जब क्रांतिकारी देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। उनके साथ इस तरह की सरकार ने पेशी की होगी अंग्रेजों ने। मेरे हौसले बढ़ रहे हैं, मैं घबरा नहीं रहा हूं। मैंने मूंछों पे ताव दिया। वो फोटो आज भी छपा हुआ। मैंने मूंछों पे ताव दिया और कहा कि सरकार से कहना, वजीर आजम से, वजीर आजम ही होता है क्या? नहीं, मुख्यमंत्री वजीर आजम नहीं हो सकता है। वजीर आला से कहना कि इतना सितम करो चंद्रशेखर आजाद पे कि कल जब मुकाबला हो तो तुम्हारे दिमाग के होश उड़ जाए। यहाँ सीएए एनआरसी का आंदोलन चला और मैंने देखा कि सारे नेता घर में घुस के बैठ गए और मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया कि मुसलमान खुद तो घर में घुस गया और अपनी बहनों और अपनी बच्चियों को, अपनी माओ को, अपनी वालिदाओं को सड़कों में बिठा दिया। मैंने अपने साथियों से कहा, निजाम भाई और गुलजार मेरे बहुत करीब भाई, मेरी बाजू है दोनों, ये माजिद भी, मैंने इनसे कहा कि आज जरूरत है, आज हमें खड़े होना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं खड़े हुए तो मेरा जमीन मुझे माफ नहीं करेगा कभी कि जब यहाँ सितम हो रहे थे तो सब चुप थे, चंद्रशेखर आजाद भी चुप होकर बैठ गया। इन्होंने कहा क्या करना है, मैंने कहा वहीं चलेंगे। इन्होंने कहा मैंने कहा वहीं जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे, और वहीं से इनकलाब होगा, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक जगह है जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था जब बंटवारा हो रहा था कि है मुसलमानों,
पाकिस्तान मत जाओ, ये आपका मुल्क है, यहाँ आपकी मजारे हैं, यहाँ आपकी कब्रें हैं, या तमाम तरह की जो बुनियादी चीजें आप देख रहे हो ये आपके लोगों की है, ये आपका मुल्क है, इसको छोड़ के मत जाओ। मैंने कहा फिर जाके वहीं से ऐलान करके ये भरोसा बढ़ाना पड़ेगा जिनका मनोबल गिर गया है कि नहीं, अगर बांटने वाले लोग हैं तो आपकी लड़ाई लड़ने वाले भी लोग हैं। फिर मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ी, मैंने 1 महीना जेल रहा। मुझे इस तरह से एक बड़े अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि उनसे माफी मांग लो। मैंने कहा एक छोटे से कद के गृह मंत्री है इस देश में, छोटे से कद के भाई, मैंने उनसे कहा कि गृह मंत्री से कहना कि मेरा नाम आजाद है, मैंने गुलामी करनी सीखी नहीं, मैंने झुकना नहीं सीखा। प्यार में तो सब कुछ कुर्बान है, जैसे आपके लिए है, उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे यहां तक पढ़ाया, भीम आर्मी के लोगों के लिए। लेकिन अगर कोई कहेगा कि मेरी चौखट पे सर रख दो, तो गृह मंत्री को कहना चंद्रशेखर आजाद शहीद हो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। मैं सियासत में नहीं आना चाहता था, लेकिन जब मेरे ऊपर अरेस्टें लगी, मुझे याद, तब मेरे दिमाग में बात बैठी कि मैं सड़कों पे संघर्ष करता हूं, इससे मैं तब लड़ाई लड़ पाता हूं जब अन्याय हो जाता है। अगर मुझे अपने लोगों की रक्षा करनी है, उनको अधिकार देना है, तो मुझे सियासत में आना पड़ेगा, अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा, उनकी वोट की ताकत बनानी पड़ेगी, उनसे शक्ति लेके कानून बनाने पड़ेंगे जिससे अपने लोगों का भला हो। इसलिए मैं राजनीति में आया। अगर मुझे MP MLA बनना होता तो मैं अपना दल नहीं बनाता, क्योंकि इस दल में मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती जब मुझे किसी की लड़ाई लड़नी होती है। इस दल में मैं आदेश करता हूं कि किसकी लड़ाई लड़नी है और किसका साथ देना है। अभी आपने सबको बनाया, आप सबको अच्छा मानते हो। ये बात इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब आपके पास ताकत नहीं होगी तो क्या होगा। नासिर और जुनैद राजस्थान के रहने वाले 2 बच्चे, उनको हरियाणा के कुछ तथाकथित गुंडे उठा लाए और इतना पीटा कि वो मरने की हालत में चले गए। थाने लेके गए, पुलिस ने कहा कहीं ले जाओ, ये मरने के हालात में है। वहां से 200 किलोमीटर हिसार ले जाके उनको बैल से बांध के जिंदा जला दिया गया। आप पता करके देखो, वाहिद अगर एक अकेला शख्स चंद्रशेखर आजाद आपको ना मिले, जिसने पूरे हरियाणा में, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसने उत्तराखंड में, जिसने राजस्थान में 4 स्टेट में आंदोलन करवा के मुख्यमंत्री को मजबूर किया कि वो उन गरीबों के घर मिलने के लिए जाए, उनके आंसू मैं झूठ नहीं बोलता, आपके दोस्त रिश्तेदार रहते होंगे, आपके अपने रहते होंगे, पूछ के देखो कि मैंने मजबूर किया नहीं किया कि मुख्यमंत्री गया वहां, उनके आंसू पूछे। ये अलग बात है क्या दिया क्या नहीं दिया, ये उसकी नीयत पर डिपेंड करता है। मैं आपको बात इसलिए याद दिला रहा हूं कि अभी आपने मुझे ताकत नहीं दी है, अभी आप मेरे साथ खड़े हुए हो, मुझे भाई मानते हो। मुझसे अपने दिल से गवाही लेके पूछो कि जिस दिन आप मुझे ताकत दोगे, उस दिन किसी जालिम की इतनी हिम्मत पड़ेगी कि किसी गरीब को नुकसान पहुंचा दे। आप अपने दिल से पूछ के बताओ। अगर आप साथ दोगे तो डासना में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, और अगर आप फिर से इस उम्मीद से क्या खड़े हो जाओगे कि नहीं यार इस बार चंद्रशेखर को नहीं देते, इस बार किसी और को ताकत देते हैं, तो ये याद रखना कि आपकी तरफ उठने वाले हर अन्याय का जवाब देने के लिए चंद्रशेखर आजाद आपका भाई आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। इस लड़ाई में मुझे आपकी वोट की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है। इसके लिए मुझे आपकी वोट की जरूरत नहीं है, मुझसे लड़ना आता। बस अगर ताकत देने का काम करोगे तो मैं सम्मान से यहाँ आने का भी काम करूंगा, वरना फिर किसी दिन मुलाकात होगी किसी अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए। बस ये याद रखिए कि कोई आपका भाई लड़ रहा है, पूरी हिम्मत ईमानदारी से लड़ रहा है, पूरी सरकार से लड़ रहा है, तमाम संगठनों में लड़ रहा है, उन ताकतों से भी लड़ रहा है जो सामने खड़ी है।